नदियापुर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। नदियापुर गांव के लोग बेहद सीधे साधे और मन के सच्चे थे। वैसे तो उस गांव में जरूरत की हर चीज मौजूद थी, लेकिन नदियापुर गांव के लोगों को दूसरे गांव या शहर जाने के लिए बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर अभी तक रोड नहीं बनी थी और ना ही रेल यात्रा वहाँ पर शुरू हुई थी। आज गांव में इसी बात को लेकर गुफ्तगू हो रही थी। मुखिया जी, आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? हमारे कस्बे में सरकार ने अभी तक ना ही रोड बना है और ना ही रेल सफर यहाँ शुरू हुआ है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भीमा। मैंने कई बार सरकार को चिट्ठी लिखकर अपने कस्बे के परेशानी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। भीमा, हमारा कस्बा बहुत खूबसूरत है। अगर सरकार इसका ठीक से ख्याल रखे तो फिर ये टूरिस्ट के घूमने की जगह बन सकता है। तुम्हारे कहने पर मैंने सरकार को चिट्ठी भेजी है। आज उनका अफसर यहाँ पर आ जाएगा। कुछ भी हो मुखिया जी, हमें हर हाल में उस अफसर को उस बात के लिए मनाना होगा। हमारे कस्बे में जब भी किसी की तबीयत नासाज होती है तो वो अस्पताल तक पहुँचते पहुँचते मर जाता है। फिक्र मत करो, कुछ ही देर में वो अफसर आता होगा। सभी गांव वाले सरकारी कर्मचारी का इंतजार करने लगे। कुछ ही वक्त बाद सरकारी कर्मचारी गुस्से से थका हारा वहां पर उनके सामने खड़ा होकर बोला, तुम कस्बे वालों को भी चैन नहीं है। इतनी दूर पैदल चलकर मेरी तो हालत खराब हो गई। अब आपको समझ में आया कि हम अपनी जिंदगी यहाँ पर कैसे काट रहे हैं? अरे कैसे काट रहे हो? पहाड़ी इलाका है, चारों ओर हरियाली है, अच्छी कट रही है तुम्हारी जिंदगी। हमारे कस्बे में जब भी किसी की हालत खराब होती है तो वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता, और हमारी इसके अलावा अभी तमाम ज़रूरतें हैं। हम चाहते हैं यहाँ या तो अच्छा रोड बनवाया जाए या फिर रेल के लिए पटरी बिछाई जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, देख नहीं रहे कि ये पूरा इलाका पहाड़ी है? अब क्या सरकार पहाड़ को काटकर तुम्हारे लिए ट्रेन बनाएगी? आखिर क्या लाल जड़ है इस कस्बे में? या कुछ नहीं बनने वाला? ऐसा मत कहिए, हमने बहुत उम्मीद से आपको बुलाया है। देखो, कस्बे वाले वैसे भी बहुत कम बीमार पड़ते हैं, और फिर जिसकी मौत आ जाती है वो तो एक से एक बढ़िया अस्पताल में भी चला जाए, वो तो मर ही जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सरकार ने तुम्हारे कस्बे को ठुकरा दिया है और अब मैं चलता हूँ। कर्मचारी के जाने के बाद उसी गांव में रहने वाला अब्दुल हंसते हुए गांव वालों से बोला, मेरे ख्याल से वो सरकारी अफसर सही कह रहा था। भला आप ही बताइए मुखिया जी, इन पहाड़ियों को काटकर कौन सी ट्रेन बन जाएगी? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अब्दुल। तू दिन भर कुछ काम काज तो करता नहीं है, ऊपर से अपने मुंह से हमेशा उल्टा सीधा ही निकालते रहता है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा मुखिया जी, सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। अरे भाई, हम लोग अंग्रेज के ज़माने में नहीं जी रहे। वो अंग्रेज थे जो पहाड़ काट काट कर पटरियाँ बिछा देते थे। उस समय तो वो हिंदुस्तानियों से कोल्हू के बैल की तरह काम करवाते थे। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अब्दुल की बात सुनकर मुखिया अब्दुल को गुस्से से देखते हुए बोले, इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं अब्दुल, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। अब्दुल वहां से हंसता हुआ चला गया, क्योंकि अब्दुल खुद गांव का मुखिया बनना चाहता था। लेकिन उसने जब भी गांव का मुखिया बनने की कोशिश की तो गांव वालों ने उसे एक भी वोट नहीं दिया। अब्दुल इस बात से बेहद खफा था। गांव का मुखिया इस बात को नहीं जानता था कि वो जब भी सरकार को अपने गांव की परेशानी के बारे में चिट्ठी लिखा करता है तो अब्दुल सरकारी कर्मचारियों को बीच रास्ते में ही डरा धमका देता है। इस बार के आए कर्मचारी को भी अब्दुल ने बुरी तरह से डरा और धमका दिया था। इस बात को मुखिया नहीं जानता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, मगर एक रात भीमा के बीवी की तबीयत बिगड़ गई। रागिनी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में दिखाना होगा, उसकी जान खतरे में है। तू परेशान मत हो भीमा, हम सब तेरे साथ है। मैं बैलगाड़ी साथ लेकर आया हूँ। भीमा अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बिठाकर मुखिया के साथ बैलगाड़ी दौड़ाने लगा कि तभी उस बैलगाड़ी का रास्ता एक बूढ़े आदमी ने रोक दिया। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं पैदल नहीं चल पा रहा हूँ। भीमा ने उस अपाहिज आदमी को भी बैलगाड़ी में बिठा लिया और बैलगाड़ी दौड़ाने लगा। जैसे ही बैलगाड़ी पहाड़ियों के खाई के बीच पहुंची,
अचानक बैलों का संतुलन बिगड़ गया और बैलगाड़ी आधी खाई में लटक गई। भीमा और मुखिया बेहद फुर्ती से बाहर निकल आए, मगर भीमा की बीवी रागिनी और वो बूढ़ा गाड़ी में लटक गए। मुझे बचा लो बेटा, हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बीवी को बचाना चाहिए। भीमा मुखिया की बात सुनकर बेहद गहरी सोच में पड़ गया। उसने देखा कि उस बूढ़े आदमी के आंखों में जीने की ललक थी। भीमा ने बगैर सोचे समझे उस बूढ़े आदमी को बाहर निकाल लिया, लेकिन जैसे ही बूढ़ा आदमी बाहर निकला, अचानक चारों ओर रोशनी फूट पड़ी और देखते देखते वो बूढ़ा आदमी एक जवान और एक सुंदर आदमी के रूप में बदल गया। मैं एक देव हूँ। एक साधु के श्राप से मैं बूढ़े के रूप में था। तुमने उस श्राप को तोड़ दिया है। तुम मन के सच्चे आदमी हो। मांगो, क्या मांगते हो? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आप एक ट्रेन की व्यवस्था कर सकते हैं तो सारे कस्बे का भला हो जाएगा। भीमा ने इतना कहा ही था कि उस आदमी की आंखों से सफेद रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते पहाड़ फट गया और पत्थरों की बनी बेहद खूबसूरत ट्रेन भीमा के सामने ही बन गई। ये पहाड़ों की ट्रेन है। तुम जहाँ बोलोगे ये चली जाएगी और ये अपने आप चलेगी। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गया। भीमा मुखिया और अपनी बीवी को लेकर उस पहाड़ों की ट्रेन में घुस गया। भीमा की बीवी ठीक हो गई और देखते ही देखते नदियापुर गांव अद्भुत पहाड़ों वाली ट्रेन के नाम से सारे इलाके में मशहूर हो गया। दूर दूर से सैलानी अब उस ट्रेन में सफर करने के लिए आने लगे और ये बात अब्दुल को बिल्कुल भी रास नहीं आई। मैं चाहता था कि इस कस्बे के लोग ऐसे ही मर जाए, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये चमत्कार कैसे हो गया। चिंता मत करो अब्दुल भाई, आज हम उस ट्रेन को बम लगा देंगे। सुना है आज उस ट्रेन में कस्बे का मुखिया और भीमा कुछ अंग्रेज टूरिस्टों को लेकर कहीं घूमने जा रहे हैं। आज का दिन उस ट्रेन और उस मुखिया का आखिरी दिन बना दो। इसके बाद कस्बे का मुखिया मैं बन जाऊंगा और फिर मैं अपने मजे के हिसाब से चीजें करूंगा। अब्दुल अपने साथी मनोज के साथ भीमा के पास जाकर बोला, जब से ट्रेन हमारे कस्बे में आई है मैं इसमें एक बार भी नहीं बैठा। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं और मेरा दोस्त मनोज इसमें बैठ सकते हैं? क्यों नहीं अब्दुल भाई, आखिर ये ट्रेन हमारे कस्बे की ही है और तुम हमारे कस्बे के सदस्य हो। अब्दुल मनोज के साथ उस ट्रेन में चढ़ गया और उसने मनोज की ओर बम लगाने का इशारा किया। मनोज ने बेहद चालाकी से ट्रेन में बम फिट कर दिया। कुछ ज़रूरी काम आ गया है, हम आज की जगह कल सफ़र करेंगे। नहीं, आज तुम ही इसी ट्रेन में सफर करोगे। आखिर तुमने इसमें बम जो लगाया है। अब्दुल और मनोज घबरा गए। अब तुम्हें कैसे मालूम? कि तभी अब्दुल के सामने रोशनी की किरणें फूट पड़ी। मुखिया और वो सारे सैलानी गायब हो गए और भीमा का चेहरा एक सुंदर आदमी के रूप में बदल गया। कौन हो तुम? इस ट्रेन का मालिक। तुम एक बहुत ही कपटी इंसान हो अब्दुल। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था जब तुम इस ट्रेन में बम लगाने की बात कर रहे थे। तभी वहाँ भीमा, मुखिया और अंग्रेज सैलानी आ गए। उस मायावी सुंदर आदमी ने भीमा की तरफ देखते हुए बोला, मैं आज तुमसे आखिरी विदा लेने के लिए आया था। अगर मैं इन दोनों की बातें नहीं सुनता तो आज तुम सबका आखिरी दिन होता। मैं कुछ समझा नहीं। उस सुंदर आदमी ने अब्दुल और मनोज की हुई सारी करतूत गांव के मुखिया के सामने कह सुनाई। गांव के मुखिया ने अब्दुल और मनोज को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया और उस दिन के बाद से नदियापुर गांव पहाड़ों वाली ट्रेन के नाम से मशहूर हो गया। कमलागंज नाम का एक गांव था। वहाँ एक खूसड़ जमींदार रहता था। लोगों को परेशान करना और लोगों को शिकस्त देना उसे बहुत पसंद था। बताओ आज क्या लाई हो खाने में? जमींदार साहब, अपने कंगन बेचकर मैं आपके लिए बिरयानी लाई हूँ। अब तो आप हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। क्या करोगी जमीन वापस लेकर? तुम्हारा शौहर वैसे भी मेरे खेतों का मजदूर है। रहम कीजिए हम पर, बख्श दे। तभी वहाँ मुंशी आया और कहने लगा, मालिक खुशखबरी, उस बैजू ने भी अपनी जमीन हमें गिरवी दे दी। ये तो होना ही था।
अब पूरा गांव हमारे शिकंजे में है। नहीं ठाकुर साहब, गांव के सड़क किनारे की जमीन अभी भी नवीन के परिवार के पास है। कौन नवीन? मैंने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वही जिसकी बेगम अभी कुछ ही दिन पहले बीमारी के चलते गुजर गई। चल तो जरा हम भी शोक मनाए। उसके घर पर ठाकुर और मुंशी नवीन के घर जाने के लिए निकल गए। वहां जाकर देखा कि नवीन अपनी पत्नी की तस्वीर से ही बात कर रहा है। बेगम, जब से तुम गई हो मैं सुकून से जी नहीं पा रहा। हमेशा तुम्हारी यादों में खोया रहता हूँ। अल्लाह करे तुम जहाँ कहीं भी हो बस खुश रहो। इस वक्त इसे परेशान करना सही नहीं लग रहा मालिक। बाकी जैसा आप कहे। तुम तो मेरी बेगम के बारे में अच्छा खासा जानते हो, तो डरना किस बात से। चलो अंदर और सीधा काम की बात करो। ठाकुर और मुंशी दोनों सीधे नवीन के कमरे पर चले गए। अच्छा, तो तुम हो नवीन? तुम्हें मैंने कई बार बाग में बैठे देखा है। मैं वहां अपनी बेगम अलीशा के साथ समय बिताया करता था। अच्छा, तो एक काम करो, सारा सामान बांध लो और अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर उसी बगीचे में चले जाओ। तुम्हारी सड़क के किनारे की जमीन मेरे नाम कर दो। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी कोई भी जमीन तुम्हें नहीं देने वाला। जैसा तुम्हें ठीक लगे बच्चे। उस वक्त ठाकुर और मुंशी वहां से चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद ठाकुर एक कटोरी खीर लेकर अपने घर के खुफिया कमरे में जाता है। उसकी बेगम, जो कि काला जादू करती है। आ गए तुम? खीर की महक तो बेहद अच्छी आ रही है। लाओ दे दो और बताओ अब क्या करना है। रूपमती, गांव के एक किसान की जमीन हड़पनी है। मैं इस वजह से तुम्हारे पास ये खीर लेकर आया हूँ। उसका नाम है नवीन। बस इतनी सी बात? खीर रखकर दुम दबाकर भाग जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठाकुर उस खुफिया कमरे का दरवाजा बंद करके भाग गया। उस रात रूपमती नवीन के घर चुड़ैल के रूप में गई। आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। दिन भर मेहनत की है। मेहनत करने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। और जैसे ही नवीन अपनी चरपाई पर सोने गया, उसने सामने देखा रूपमती एक भयानक चेहरा लिए उसके पास खड़ी है। कौन हो तुम? मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, जाओ मम्मी। अगर तुमने अपनी सारी जमीन ठाकुर के नाम नहीं की तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे कहीं मत ले जाओ। मैं अपनी सारी जमीन ठाकुर साहब के नाम कर दूंगा। खुदा के लिए मुझे मत मारो। नवीन भागता हुआ मुंशी के घर पहुंचा और कहने लगा, मुंशी जी, कहाँ दस्तखत करना है? बोलिए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। तुम बड़े जल्दी आ गए हो। जान बची तो लाखों पाए। बस तुम ठाकुर से कहना अब वो मेरे पास ना आए। नवीन ने अपनी सारी कीमती जमीनें उनके नाम कर दी। ये बात जानकर ठाकुर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारे कब्जे में है। जब तक मेरी बेगम नायदा मेरे साथ है तब तक मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। हाँ जनाब, गांव में जहां तक हमारी नजरें जाएंगी वहां तक आपकी जमीनें हैं। एक तरफ ठाकुर और मुंशी बड़े खुश थे। गांव के लोगों ने एकजुट होकर बैठक रखी। आखिर कब तक हम ठाकुर की बेईमानी सहते रहेंगे? उसकी डरावनी बेगम बहुत खतरनाक है। कहीं अगर उसने काला जादू कर दिया तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है सब चला जाएगा। आखिर कब तक ऐसे दब कर रहे हम? तभी उन सब की नजर नवीन पर पड़ती है, जो अपनी बेगम की तस्वीर लेकर बाग की जानिब जा रहा होता है। नवीन, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हम में से अगर जो सबसे ज्यादा लूटा है ठाकुर से तो वो तुम ही हो। आखिर तुम ऐसे खामोश कैसे रह सकते हो? कब खून खौलेगा तुम्हारा? उनकी बातों को अनदेखा करके नवीन बाग में अपनी बेगम की तस्वीर लेकर चला गया और वहां जाकर उस तस्वीर से बातें करने लगा। अगर तुम यहाँ पर होती बेगम तो हम यहाँ से कोसों दूर चले जाते। नवीन तस्वीर को नीचे रखकर रोने लगा था कि उस तस्वीर से एक तेज रोशनी आई
और उसकी बेगम तस्वीर से बाहर आ गई, जिसे देखकर सारे गांव वाले खौफजदा हो गए। बेगम तुम, ये सब कैसे हो गया? अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैं यहाँ पर गांव वालों को इंसाफ और तुम्हें सुख, चैन और शांति देने आई हूँ। आखिर तुम्हें उस ठाकुर की करतूतों के बारे में पता चल ही गया। पता कैसे ना चलता, मुझे तुम अपनी हर चीज बताते जो थे। तुम्हारी और गांव वालों की सबकी जमीनें हम उस ठाकुर और उसकी चुड़ैल बीवी से वापस ले लेंगे। अलीशा के इतना कहते ही सारे मिलकर ठाकुर के घर के सामने गए। ठाकुर, तुम्हारी और तुम्हारी उस चुड़ैल बेगम की खैर नहीं, बाहर निकलो। गांव वालों के गुस्से को देख ठाकुर मुंशी से कहने लगा, अरे गांव वाले एकजुट होकर कहीं हमें मारने तो नहीं आए हैं? ये तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? चलो चलकर देखें तो। उन्होंने देखा कि नवीन की बेगम, जो तस्वीर से निकल चुकी है, उसके साथ लोगों के बीचों बीच खड़ी है। तुम आगे चलो, मैं अभी नायदा को लेकर आया। आज इस गांव में केवल हम बचेंगे। मुझे पता था ठाकुर साहब बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मुंशी और गांव वाले बात कर ही रहे थे कि ठाकुर की चुड़ैल बेगम नायदा वहां आ गई। गांव वालों और अलीशा पर आग की बारिश करने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि गांव वाले इधर उधर भागने लगे। रुक जाओ, सब एक जगह ठहर जाओ। किसी को कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं। मेरी जो छोटी सी तस्वीर है, उसके पास आ जाओ सबके सब। भाग्य ने ऐसा जादू किया कि उसकी छोटी सी तस्वीर बहुत बड़ी हो गई और जिसके नीचे गांव वाले आकर छुप गए और उस बहुत बड़ी तस्वीर ने आसमान से बरसती आग को रोक दिया। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। तुम अब क्या करने वाली हो? अलीशा ने अपनी जादू से खीर की बारिश कर दी, जिसे देखकर नायदा का मन ललचाया और वो नीचे आकर खीर खाने लगी। और इसी चीज का फायदा उठाकर अलीशा ने उसके बालों को काट दिया। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बरसों की मेहनत और तपस्या को खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? इतना कहकर रूपमती रोते हुए गांव से भाग गई, ठाकुर को अकेला छोड़कर। अब तुम क्या करोगे ठाकुर? हमारी जमीनें तुमने हड़पी थी। तुम्हारी चुड़ैल बेगम तो अब भाग गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम गांव वालों को बहुत तकलीफ दी है। रहम करो, मुझे माफ कर दो। ठाकुर और मुंशी को गांव से बाहर निकाल दिया। ठाकुर की बेगम दोबारा कभी नहीं आई और अलीशा गांव वालों को इंसाफ दिलाकर फिर से उस तस्वीर में चली गई।